अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जिसका नाम है मैलिट फिंगर। मैलिट फिंगर एक्चुअली हमारे पास एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास जो फिंगर है उसका डिस्टल एंड फ्लेक्स्ड पोजीशन में चला जाता है और एक्सटेंशन ऑफ द फिंगर पॉसिबल नहीं होती है। इसकी रीज़न क्या होती है कि जो हमारे पास हमारी फिंगर का टेंडन होता है वो उसके अंदर एक इंजरी हो जाती है। अगर टेंडन इंजर हो जाता है तो फिंगर जो है वो फ्लेक्स रहती है और वो एक्सटेंड नहीं होगी। टेंडन बेसिकली हमारे मसल्स को हमारी बोन्स के साथ ज्वाइन करने में हेल्प करता है और उसकी जो मूवमेंट है उसकी मोबिलिटी के अंदर हेल्प करता है। लेकिन टेंडन की इंजरी की वजह से हमारे पास क्या होता है, टेंडन की इंजरी की वजह से हमारे पास जब टेंडन डिटैच हो जाता है तो जो बोन है उसकी और जो मसल की ज्वाइनिंग है और जो मोबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से हमारे पास हमारी जो फिंगर है उसका डिस्टल पार्ट फ्लेक्स पोजीशन में ही चला जाता है, जिसको हम डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट भी कहते हैं। हमारे पास एक्चुअली इसे मैलेट फिंगर कहते हैं। ये हमारे पास आपको जो एरो से शो हो रही है ये हमारे पास एक्चुअली मैलेट फिंगर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट के बाद जितना भी पार्ट आता है वो सारा फिंगर का पार्ट फ्लेक्स्ड है। इसमें हमारे पास जो एक्सटेंसिव टेंडन है वो रप्चर हो चुका है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे गैप क्रिएट हो चुका है। इस गैप की वजह से क्या हो रहा है कि बोन और मसल की जो मोबिलिटी है जो कि टेंडन मेंटेन कर रहा था वो अब मेंटेन नहीं हो पा रही है और फिंगर फ्लेक्शन में चली गई है। और इसको हम एवल्जन इंजरी देख सकते हैं। एवल्जन इंजरी भी दिखाई गई है यहाँ पे, जहाँ पे टेंडन डैमेज नहीं हुआ बल्कि एवल्जन इंजरी हो चुकी है और टेंडन जो है वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो चुका है। मैलेट फिंगर में फर्दर हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो एक्सटेंसर मैकेनिज्म ऑफ फिंगर है वो डिस्टर्ब हो चुका है। अब हम इसके अलावा इसको क्या नेम देते हैं, मैलेट फिंगर को बेसबॉल फिंगर एंड ड्रॉप फिंगर। अब हम लोग एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं। एपिडेमियोलॉजी बेसिकली कॉज को कहते हैं। तो हमारे पास क्या कॉज है जो कि मैलेट फिंगर होने की वजह बन रही है। सबसे पहली कॉज क्या है कि आप इन्वायरमेंट में कोई काम कर रहे होते हैं तो आपका जो फिंगर है उसके अंदर कोई डैमेज होती है, या फिर स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं आप और आप कह लें कि आपकी फिंगर हाइपर एक्सटेंशन में चली गई है या आपकी फिंगर में सडन फ्लेक्शन करवाई गई है। इसकी वजह से भी टेंडन डैमेज होता है एंड फर्दर मैलेट फिंगर कॉज हो जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग डिजिट्स की बात करें तो सबसे पहले जो डिजिट इन्वॉल्व है वो लॉन्ग फिंगर है, जिसको हम रिंग फिंगर भी कहते हैं और मिडिल फिंगर भी कहते हैं। फिर हमारे पास स्मॉल फिंगर आती है ऑफ द डोमिनेंट हैंड। और एज और सेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास या तो यंग इंडिविजुअल्स के अंदर ज़्यादा पाया जाता है या फिर मिडिल एज मेल के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। और अगर हम लोग इसको वुमेन के अंदर देखें तो वुमेन में ये ओल्डर एज में ज़्यादा होता है। अगर हम क्लिनिकल एवेल्यूएशन की बात करते हैं तो इसको रिकॉग्नाइज हम कैसे करते हैं कि मैलेट फिंगर कॉज हो चुकी है। अगर हम लोग देखेंगे जो डायग्नोस हम करते हैं, अगर आपका डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुका है, पेशेंट को पेन है, डिफॉर्मिटी फील हो रही है, अगर हम लोगों ने इसको डायग्नोस कर लिया है और उसको अफेक्टेड फिंगर को यूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ये सब कुछ मैलेट फिंगर की क्लिनिकल इवेलुएशन है। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये सिम्टम्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए तो इट इज़ मैलेट फिंगर। साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो फिंगर टिप ड्रॉप होगी। जब हम पेशेंट को फिज़िकली देखेंगे तो पेशेंट की फिंगर ड्रॉप होगी। पेशेंट उसको स्ट्रेट नहीं कर सकता लेकिन पैसिव मूवमेंट नॉर्मल होती है। अगर हम खुद मूवमेंट करवाएं पेशेंट की तो पेशेंट की फिंगर एक्सटेंड हो सकती है। फिंगर में पेन भी पेशेंट को फील हो सकता है, वो स्वेल भी हो सकती है और उसमें ब्रूसिंग भी हुई हो सकती है। और एक्टिव डीआईपी एक्सटेंशन, एक्टिव डिजिटल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट की एक्सटेंशन जो है कि फिंगर को पेशेंट खुद से एक्सटेंड कर ले, वो पॉसिबल नहीं होगी। इसके अलावा स्वान नेक डिफॉर्मिटी भी हो सकती है,
जिसको हम कहते हैं कि पेशेंट की डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट के साथ साथ प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट भी फ्लेक्स पोजीशन में चला जाता है। अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करते हैं तो हम एक्सरे के थ्रू या एमआरआई के थ्रू इसको डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट अगर हम नॉन सर्जिकल देखें तो उसमें क्या होता है कि फिंगर टिप को स्ट्रेट रखना होता है ताकि जो टेंडन है वो हील हो जाए। एक्सटेंशन स्प्लिंट्स डाल दिए जाते हैं ताकि डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो है वो स्ट्रेटन अप रहे। एक्सटेंशन करवाई जाती है फॉर 6 to 8 वीक्स और इसके साथ साथ एट नाइट टाइम भी अगर हम देखें 4 एडिशनल वीक की बात हो रही है कि उसमें भी एक्सटेंशन करवाई जाती है। बोन एवोल्यूशन मैलेट स्प्लिंट फॉर 6 वीक और मैलेट स्प्लिंट भी डाला जाता है 6 हफ्तों तक के लिए या फिर 6 हफ्तों के लिए मैलेट स्प्लिंट भी ऐड किया जाता है। सर्जिकल इंडिकेशंस देखें तो कब हमें ज़रूरत होती है मैलेट फिंगर के अंदर कि सर्जरी करवाने की ज़रूरत आ गई है। सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है जब फिंगर सबलक्सेशन हो जाती है डिस्टल फेलेंक्स की। फिंगर की जब सबलक्सेशन हो जाती है इट मीन्स कि वो जब डिसलोकेट हो जाती है, स्पेस एरिया क्रिएट हो जाता है, बोन का अपनी जगह से हट जाना, तो उसमें हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें दो रीजंस देखी जाती हैं कि एक आपके पास जो सरफेस एरिया जो डिसलोकेट हुआ है वो ग्रेटर देन 50% आर्टिकुलर सरफेस इन्वॉल्व हो चुकी है और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट वाज नॉट सक्सेसफुल। और एक ये भी देखा जाता है कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर सक्सेसफुल नहीं है तो हमारे पास मैलेट फिंगर के अंदर हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट देख की तरफ जाते हैं। और सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हुए जब हम लोग ये देखते हैं कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं है, देखा जाता है कि के जो डिसलोकेशन का गैप है वो कितना है। डिसलोकेशन है वो 2 मिलीमीटर से ज़्यादा है और गैप जो है वो एक्चुअली 2 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो फिर हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक मैलेट फिंगर का। आई होप कि आप लोगों को मैलेट फिंगर क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।